तुम देखो कि मैं तुम सबको कैसे मसलता हूं। मसल कर सूंघ जरूर लेना, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आएगी। मैंने चिरका लगाया। इस बार शायद उसने इस्तरारी तौर पर फोन के साथ कोई हरकत की। CSD पर बल्ब की सुर्खी रोशन होने के साथ बुजर चीखा और लाइन ड्रॉप हो गई। रिसीवर क्रैडल पर रखकर मैं चंद सानियों तक साकत और जामद बिस्तर पर पड़ा रहा। जब तक आइजक बेल से गुफ्तगू जारी थी, मैं उसे सुलगाने और चिढ़ाने के सहर में गिरफ्तार था। फोन बंद करते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने सोए हुए भेड़िए को गलत वक्त पर छेड़ दिया था। इस वक्त वीरा कोई हथियार लिया बगैर आइजक बेल के दफ्तर का खोई लगाने के लिए न्यूयॉर्क की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट या जनूबी मैनहट्टन की तरफ गई हुई थी। ऐसे मामलात में वीरा ने बला की मुहिम जुयाना तबीयत पाई थी। अगर उसे आइजक बेल के दफ्तर का सुराग मिल जाता तो वो इस इमारत में घुसने बल्कि दफ्तर तक पहुंचने की राजदाराना कोशिश भी कर सकती थी। वो लोग खतरे से बेखबर रहते तो वीरा किसी संगीन खतरे से दो चार हुए बगैर अहम मालूमात हासिल कर सकती थी। लेकिन मैंने आइजक बेल को हरासा करके वीरा के लिए सख्त मुश्किलात पैदा कर दी थी। मेरे फोन से निजात मिलते ही वो अपने आदमियों पर बरसता कि वो सब गाफिल पड़े रहते हैं। इनकी बेखबरी में एक दुश्मन वहां आया और पूरा जायजा लेकर चला गया। वो खबर आइजक बेल के पूरे दफ्तर को हिला देने के लिए काफी थी। इस वक्त तुर्रा ये कि मैंने थोड़ी देर में वहां पहुंचने की बेबुनियाद धमकी भी दे डाली थी। इन हालात में वहां हर एक का चुकन्ना हो जाना लाजमी बात थी। ऐसे में अगर वीरा मुश्तबा अंदाज में वहां भटकती हुई किसी खूनखार मुहाफिज की नजरों में आ जाती तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। तमाम तर जाहिरी तब्दीलियों के बावजूद जब मकबूल नामी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मरने से पहले उसे पहचान सकता था तो नादीदा मौत के खौफ में घिरे हुए आइजक बेल के नमकख्वार उसे ज्यादा आसानी से शिनाख्त कर सकते थे। अपनी संगीन तरीन गलती का एहसास होते ही मेरे मैदे में खौफ से गिरें सी पड़ने लगी। वो खौफ सिर्फ इस बात का था कि मेरी एक हमाकत के नतीजे में वीरा मारी जा सकती थी। मैंने दोनों हाथों से अपना पेट दबाकर इज़्तिरारी अंदाज में कमरे में टहलना शुरू कर दिया। वीरा ने मुझे मैनहट्टन और न्यूयॉर्क का जोग्राफिया समझाने की कई मुखलिसाना कोशिशें की थी। मैंने हर बार इन बातों को गैर जरूरी समझ कर नजरअंदाज कर दिया था। वो वसी और अरीज शहर मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इसके बारे में मेरी जुमला मालूमात पेन प्लाजा, पोर्ट अथॉरिटी, बस टर्मिनल और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सबवे स्टेशन तक महदूद थी। यह मुमकिन ही नहीं था कि मैं अपने होटल से निकलकर सबवे के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाता और वहां से किनाल एस्टेट पहुंचकर वीरा को हर खतरे से निकाल ले आता। ऐसी किसी कोशिश में गालिब इम्कान यही था कि वीरा को बचाने की बजाय मैं अपने लिए नए खतरात मोल ले बैठता और हमारी किसी पेशरफ्त की राहें हमेशा के लिए मसदूद हो जाती। मैं सोचता और सिगरेटें फूंक फूंक कर कमरे में मुसलसल टहलता रहा। मेरे सामने कोई दूसरी अहम मसरूफियत नहीं थी, लिहाजा मेरी सारी ज़हनी कुव्वतें इन्हीं मंतकी इम्कानात पर मुरकिज़ थीं। किसी भी मौजू पर ज़रूरत से ज़्यादा गौर व खोज में एक बड़ी खराबी यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अच्छे और बुरे तमाम इम्कानात अपने असल हुजम से कहीं ज़्यादा बड़े महसूस होने लगते हैं और इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इस वक्त मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। हर लम्हे ज़हन को नित नए झटके लग रहे थे। मुसलसल यही होल उठ रहे थे कि वीरा के साथ यूं हुआ तो क्या होगा और वो हुआ तो क्या होगा। वक्त रींग रींग कर बहुत धीरे धीरे गुजरता रहा। आखिर 1 बजे के करीब फोन की घंटी बजी तो मैं बढ़कर यूं उसकी तरफ लपका जैसे रिसीवर में से आवाज की बजाय वीरा बरामद होगी। फोन पर वीरा ही थी। वो होटल की लॉबी से इंटरकॉम पर यह यकीन करना चाह रही थी कि मैं कमरे ही में मौजूद था या तवील तन्हाई से उकता कर कहीं निकल गया था। तुम खैरियत से तो हो ना? मैंने उसकी आवाज सुनते ही बेताबी से पूछा। ओह डार्लिंग, कैसी अपनाइयत और तशवीश है तुम्हारी आवाज में। मेरा सवाल सुनते ही वीरा के सर पर रोमान का भूत सवार हो गया। यकीन करो, ऐसी ही फिक्रमंदी का यकीन हो तो मैं आसानी से मर भी सकती हूँ, मगर तुम तो पूरे हर जाई। मैंने भन्ना कर रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। इस अजूबा रोजगार औरत के लिए फिक्रमंद होना भी अपनी शामत को दावत देने से कम नहीं था। चंद मिनट बाद वो कमरे में पहुंची तो उसके पतले पतले गुलाबी होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रखसा थी। आंखें चमक रही थी और चेहरा मुसर्रत से खिला पड़ रहा था। इस वक्त तुमने प्यार से मेरी खैरियत पूछकर मेरी सारी थकान उतार दी। पर से एक तरफ उछाल कर वीरा मसहरी पर गिरते हुए बोली, हर वक्त लड़ते रहने के साथ कभी कभी ऐसे लहजे में बात कर लिया करो तो मैं उम्र भर तुम्हारे पैर धो धो कर पीती रहूंगी। मुझे उसकी अकल पर ताव आने लगा। इस वक्त लम्हा भर के लिए मुझे खुद भी हैरत हुई कि वो गायब थी तो मैं उसकी तरफ से तशवीश में मुब्तला था। वो आई तो उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। मैं इस वक्त जरा सी भी कर्मी दिखाता तो वीरा मेरे इस जायज रद्दअमल को अपने जज्बे की खुली तौहीन करार देकर लड़ने मरने पर आमादा हो जाती। मैंने ऐसे किसी फसाद से बचने के लिए खालिस से मुनाफकाना मुस्कुराहट के साथ कहा, कामयाबी की खुशी तुम्हारे चेहरे से फूटी पड़ रही है। इस वक्त मेरा रुआ रुआ खुशी से सरशार है। यह हमारे इस सफर की बहुत मुबारक घड़ी है कि इस वक्त मेरी तरफ से तुम्हारा दिल कुछ पिघला है। ये कामयाबी
इससे पहले कि मेरा पूरा दिल पिघल कर तुम्हारे कदमों में बह जाए, केनाल स्ट्रीट की भी कोई खबर सुना दो। इस बार मैं वीरा के सामने खीसे फैलाए रखने पर कादिर न रह सका। वीरा ने चौंक कर इश्तबाह अमेज नजरों से मेरी तरफ देखा। वह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने उसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश की थी या संजीदगी से अपने तजस्सुस का इजहार किया था। उसे संजीदगी का मुकम्मल यकीन दिलाने के लिए मैंने जबड़े ढीले छोड़कर चेहरा लटका लिया। मेरा काम हैरतनाक तरीके पर आसान हो गया। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि मैं रिंग्स के दफ्तर तक में हो आई हूं? मुतमईन होने के बाद वो बोली, ये क्या बला है? मैंने आंखें फैलाकर हैरत से पूछा। ये न्यूयॉर्क की बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है जो बैंकों, मालियाती इदारों और बड़े बड़े कारोबारी मराकज के दरमियान नकद रकम की महफूज नकलो हरकत का काम करती है। वहां तुम क्या लेने गई थी? इसाक घंटी इसी रिंग इनकॉर्पोरेटेड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। वीरा के इन अल्फाज के साथ मेरे ज़हन में खतरनाक मुसल्लह आदमियों से भरी हुई बख्तरबंद फुलादी गाड़ियां घूम गईं जो आम हालात में बड़ी रकमों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल की जाती होंगी, लेकिन नाजुक मौके पर सारे मुसल्लह गार्ड्स अपने असली रूप में आकर इन गाड़ियों को मुतहर्रिक फुलादी मोर्चों के तौर पर इस्तेमाल करने लगते होंगे। आइजक बेल ने अपने पोशीदा अज़ाइम की तकमील के लिए एक मौजूद कारोबारी आड़ इख्तियार की थी। लोग आमतौर पर कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनियां कायम होने के बाद न्यूयॉर्क में चोरियां और डकैतियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए इनमें से बाज़ कंपनियों ने किराए के बदमाशों से मुनज़्ज़म वारदातें करवा के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को इतनी तक़वियत दी कि आज न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी कंपनी की बामुआवजा खिदमात हासिल किए बगैर चंद हजार डॉलर की मुंतकिली को भी महफूज नहीं समझा जाता। वीरा मेरी सोच से बेखबर अपनी रो में कहे जा रही थी। उसने अपने सारे पसंदीदा कातलों और बदमाशों को वर्दियां देकर अपनी कमर्शियल सिक्योरिटी फोर्स में खपा लिया होगा। मैंने पुख्याल अंदाज में कहा, वर्दियां उतारने के बाद वही लोग इसाक घंटी की असल कुव्वत बन जाते होंगे। आज अमेरिका कार सवारों के मुआशरे के तौर पर पहचाना जाता है। कारसाजी के शोबे को परवान चढ़ाने के लिए इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जिन मुनज़्ज़म साजिशों से बर्बाद और फिर महदूद किया गया वो आज तारीख का हिस्सा बन चुकी है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद से तुम पर मुसलसल तारीख और जोग्राफिया के दौरे पड़ रहे हैं। इस बार मुझे चिड़चिड़े लहजे में अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिल गया। हम रिसर्च स्कॉलर नहीं हैं, कुछ मकासद लेकर यहाँ आए हैं। हमारे पास इन खराफात के लिए टाइम नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम इसाक घंटी या रिंग्स के किस दफ्तर में घुसने का मौका हासिल कर चुकी हो? निशानियों के सहारे मैंने जिस इमारत का तयन किया उसके 11वें फ्लोर का आधा हिस्सा रिंग्स के इस्तेमाल में है। बाकी फ्लोर पर बहुत से छोटे छोटे दफातर हैं। जाहिर था कि फ्लोर का सबसे बड़ा दफ्तर ही उसका हो सकता था। मैंने एक मरतबा फिर बेचैनी से उसकी बात काट दी। ये यकीनी बात है कि मालूमात हासिल करने के लिए तुमने बहुत पापड़ बेले होंगे, मगर मुख्तसर अल्फाज में तुम बता चुके हो कि रिंग्स इसाक घंटी की कंपनी है। अब ये बताओ कि तुम इस दफ्तर में कैसे पहुंच गई? बहुत बेसब्रे हो, वो तीखी मुस्कुराहट के साथ बोली। इस हाई राइज के 11वें फ्लोर पर एक टूर ऑपरेटर कंपनी का दफ्तर है। न्यूयॉर्क से मियामी तक सियाहत का प्रोग्राम तय करने के बहाने वहां पहुंचने में कामयाब होगी। इसी दौरान में रिंग्स के दफ्तर में हलचल से नजर आई और किसी ने अफवाह उड़ा दी कि इनके दफ्तर में टाइम बम रखे जाने की इतला दी गई है। वो भगदड़ और चीखों पुकार हुई कि बस जीनों और लिफ्टों पर यलगार होगी। एक बड़ा रेला रिंग्स के दफ्तर में घुस गया क्योंकि इनके इस्तेमाल के लिए उधर 2 खास लिफ्टें लगी हुई थी। गार्ड भी इस रेले को न रोक सके। मुझे टाइम बम की जरा भी परवाह नहीं थी। मैं एक खौफसदा और हवास बागता औरत की तरह इनके पूरे दफ्तर में दंदनाती फिरती रही। आखिर इनके एक गार्ड ने तसल्ली तशफी देकर मुझे लिफ्ट में सवार कराया तो मैं मजबूरन नीचे आके, और टाइम बम का क्या हुआ? मैंने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं, मामला साफ होने तक मैं केनाल स्ट्रीट ही पर मंडलाती रही। बात सिर्फ इतनी सी थी कि रिंग्स का चीफ अपने दफ्तर छोड़कर उजलत में रवाना हुआ तो स्टाफ में खलबली मच गई। वह मंजर देखने वालों ने टाइम बम रखे जाने की कहानी घड़कर फैला दी। तुम्हारे घुसने से पहले इसाक घंटी वहां से निकल चुका था। मैंने तस्दीक चाही। जाहिर है वह हंगामी हालत इसी की रवानगी की वजह से पैदा हुई थी। उसने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। पगदड़ और रैली की बात दूसरी है, वरना इनका दफ्तर बहुत महफूज है। ये हिफाजती इंतजाम की हद है कि इनके इस्तेमाल के लिए 2 अलग लिफ्टें हैं। आने वाला शख्स ग्राउंड फ्लोर से बराह रास्त इनके दफ्तर में पहुंचता है। पता नहीं इस वक्त इसाक घंटी को जाने की क्या उजरत थी। मैं गहरा सांस लेकर हंस पड़ा। तुम्हारे जाते ही फोन पर उससे छेड़छाड़ का सिलसिला चल पड़ा था। आखिर में मैंने उसे थोड़ी देर में अपने पहुंचने की धमकी दी थी। फिर वो तुमसे डर कर ही भागा होगा। अगर यह बात दुरुस्त है तो वह अव्वल दर्जे का बुज़दिल है। अपनी जान पर खेले बगैर तुम उसके दफ्तर में भटक भी नहीं सकते। वो हैरत से बोली, खुदा का शुक्र है कि मेरी इस धमकी से तुम्हें मदद मिल गई। मैं सोच रहा था कि उसने हिफाजती इंतजाम ज्यादा सख्त कर दिए तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मैंने ईमानदारी से कह डाला। फिर भी मेरा कुछ न बिगड़ता। बस इतना होता कि मुझे उधर घुसने का मौका ना मिलता।
अंदर रिंग्स के 1 दर्जन से ज्यादा मुसल्ला और बावर्दी आदमी मौजूद थे। दफ्तरी अमला इनके अलावा था। वो इसी कदर बुज़दिल है तो अब शायद ही दोबारा अपने दफ्तर का रुख करे। उसके जालत का दाग हार्लिम के इलाके में मिटाने की कोशिश करेगा। मैंने रिंग्स के दफ्तर में रूनमा होने वाली सूरत हाल के तसव्वुर से माजूज होते हुए कहा, हार्लिम, इस बार वीरा बुरी तरह चौंके बगैर नहीं रह सकी। वहां वो क्या करेगा? वीरा को ब्लैक डैड का 2 टोक और बेलाग अंदाजे गुफ्तगू जरा भी पसंद नहीं आया था। फिर भी वो न्यूयॉर्क का अकलौता काबिल जिक्र बदमाश था जिसके दिल में वीरा के लिए हमदर्दी मौजूद थी। शायद वीरा भी किसी आड़े वक्त के लिए उस मौरे को महफूज रखना चाहती थी, इसलिए फोन पर ब्लैक डैड को लताड़ने के बजाय गुफ्तगू खत्म होने के बाद उसे बुज़दिल और दोगला करार देकर रह गई थी। इन वजह की बिना पर मैंने अपने किरदार को घटाते हुए मुबहम अंदाज में कहा, इसा घंटी को शुबा हो रहा है कि हम दोनों को ब्लैक डैड की हमायत हासिल है। अच्छा है कि वो ये सोच रहा है, तो हमने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश तो नहीं की? वीरा ने रकीबाना मुसरत का इजहार करते हुए पूछा। वीरा के इस रवैये से हौसला पाकर मैंने सच कह डाला। मैंने घुमा फिरा कर उसके उस शुबे को तकवीयत देने की हर कोशिश की थी। वो समझ रहा है कि ब्लैक डैड अपने किसी अहम ठिकाने पर फोन से CSD लगाए हमारे साथ रपोश है। CSD के बारे में उसे कैसे मालूम हुआ? वीरा ने हैर से पूछा। मैंने वीरा को अपनी और आइजक बिल की गुफ्तगू की तमाम कड़ियों से बाखबर करना शुरू कर दिया ताकि नई सूरत हाल अपने पूरे सयाको सबाक के साथ उसके इल्म में आ सके। यह बहुत ही अच्छा होगा। ब्लैक डैड ने मेरे साथ रुखाई दिखाकर नमक हरामी की है। अपने भले वक्तों में मैंने उस एहसान फरामोश को बहुत सहारे दिए थे जिनके सिले में उसकी तरफ से मुझे एक बुज़दिलाना मशवरे के सिवा और कुछ नहीं मिल सका। वीरा पूरी कहानी सुनकर खुश हो गई। अच्छा है कि हमारे 2 हरीफ अब एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। देखना होगा कि 2 बड़े अमरीकी बदमाश एक दूसरे से कैसे लड़ते हैं। वीरा हंस पड़ी। तुम तो हर अमरीकी को बदमाश करार देती हो। इनकी लड़ाइयां दुनिया भर में हर जगह नजर आती हैं। खासा कुछ तो खून होगा। अमेरिका की सरजमीन पर अमरीकी गुंडों को लड़वाने का अलग ही लुत्फ है। मैंने कतई कलामी करके कहा, देखना यह होगा कि ब्लैक डैड को नीचा दिखाने के लिए शी क्या करती है। शी कुछ भी नहीं करेगी। अमेरिका में शी का वजूद ना होने के बराबर है। लेकिन जिमी लॉयड वाशिंगटन और न्यूयॉर्क ही में रहा करता था। मैंने उसे याद दिलाया, हुकूमत से बाहरी ग्रांट लेने और मंसूबे मंसूर कराने के लिए शी का सरबराह और उसका अमला यहाँ रहता है, पर अमरीकियों के लिए यह नाम नामानूस है। शी का असल हदफ एशिया है, जहाँ अफीम काश्त करके हेरोइन बनाई जाती है। यूरोप पर गिरफ्त की जरूरत सिर्फ इसलिए पड़ती है कि एशिया से स्मगल होकर हेरोइन यूरोप ही के रास्ते अमेरिका आती है। मकामी कजियों में आज तक शी का नाम नहीं आया, तो ब्लैक डैड की सरकोबी के लिए इसाक डेविड स्टार को इस्तेमाल करेगा? मैंने पूछा। वीरा ने अपने सर को नफी में हिलाते हुए कहा, वो मालदार यहूदियों का नीम मजहबी और नीम मुआशरती क्लब है जो अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील के लिए सिर्फ सरमाया फराम करता है ताकि इसकी नेक नामी पर हर्फ ना आए। खूनरेजी और गुंडागर्दी के लिए किराए के आदमी इस्तेमाल होते होंगे, तो फिर रिंग्स महज एक कारोबारी इदारा होकर रह जाता है। मैंने कहा, हो सकता है कि रिंग्स में दोहरी तंजीम हो, गैर कानूनी मकासद के लिए पसे पुश्त रहकर अपने ही किसी आदमी को इस्तेमाल करता हो। फिर पुरख्याल लहजा में राय थी, अब तुम देख लेना कि इसहाक और ब्लैक डैड की लड़ाई की इब्तिदा किसी छोटे से वाक़े से हुई जिसे बढ़ाकर नस्ली फसाद में तब्दील कर दिया जाएगा और मुताहरिब गिरोह बढ़ चढ़ कर हमला करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बेसाख्ता हैर से पूछा। न्यूयॉर्क में ज़ेर ज़मीन दुनिया के बेशतर झगड़ों की यही रवायत रही है। नस्ली फसाद में अमनो अमान दरहम बरहम हो जाता है। पुलिस मुतासरा इलाकों में घुसने में नाकाम रहती है। असल मुजरिम अपने मकासद पूरे करके गायब हो जाते हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं वो कमजोर शहादतों की बिना पर अदालतों से छूट जाते हैं। आवाम को पता ही नहीं चलता कि ड्रामा क्या था। इन बातों से तुम बाखबर हो तो कानून के रखवाले भी बेखबर नहीं होंगे। सब जानते हैं, लेकिन मसलियतों और मजबूरियों की वजह से अपनी जुबानें बंद रखने पर मजबूर हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में हुकाम की मजबूरियां नाकाबिले फहम मालूम होती हैं। तुम्हें मालूम है कि अमेरिका का सदर तक डेविड स्टार्स की बात सुनने और मानने पर मजबूर है, तो निचले दर्जे के हुकाम इन शोरा पुश्तों का क्या बिगाड़ सकते हैं जिनकी सरपरस्ती वो लोग कर रहे हो। इनकी हरकतों से कभी कभार दानिस्ता चशमपोशी भी करनी पड़ जाती है। हर वाक़े में एक फरीक बारसूख हो सकता है, लेकिन कत्ल और लूट मार के वाक़यात के दूसरे फरीक की गर्दन नापने के बजाय बेगुनाहों को क्यों घिरा जाता है? वो तलखी से हंस पड़ी और बोली, क्या पाकिस्तान में ये सब इसी तरह नहीं होता? एक फरीक पर घेरा तंग किया जाए तो अदालत में पहुंचकर दूसरे हरीफ का नाम लेता है। मरने और मारने वालों को बहुत जल्द एक दूसरे के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। इन मालूमात के दबाव में आकर पुलिस दोनों को ढील देने पर मजबूर होती है। अच्छा हुआ कि कुछ होने से पहले तुमसे ये सब बातें होगी। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, अब रूनुमा होने वाले वाकयात से अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी तवील गैर हाजिरी में अमरीकी मुआशरा किस हद तक तवील हुआ है।
पाकिस्तान को पसमानदगी का शिकार होने का ताना देने वालों की ये इज्तिमाई बेरहवी मेरे लिए हैरान कुन होगी। फिक्र मत करो, इसहाक घंटी ने अमेरिका से तुम्हारे कदम जल्दी ना उखाड़ दिए तो तुम्हें यहाँ कदम कदम पर हैरान होने के वाफर मौके मिलेंगे। बड़ी अजीब बात है कि हम अपने और इसहाक घंटी के असल नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे सारे मामलात पर खुलकर बेतकान बातें कर रहे हैं। इस वक्त ये एहतियात मुझे बड़ी हद तक मजहब का खेज मालूम हो रही है। मैंने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, यह एहतियात तुम्हारे ही मशवरे पर की जा रही है। अगर इसहाक की धमकियों में जरा भी वजन होता तो इस वक्त ब्लैक डैड का नाम लेना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसका नाम खबरों की जीनत बना तो इसे भी काला बाबू कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि अपने नामों के सिवा हर बात गैर जरूरी है। उर्दू में बातें करते हुए अंग्रेजी नामों का तलफ़ुज़ इतना बिगड़ जाता है कि कोई अंग्रेज या अमेरिकन भी इन्हें आसानी से नहीं समझ सकता। वो बेसाख्ता हंस पड़ी और कहने लगी है, तुमने पते की बात कही है। जनूबी एशिया के रहने वाले जब फ़ख्र के साथ उर्दू, हिंदी या बंगाली लबो-लहजा में पर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो मुझे हमेशा इन बेचारों पर तरस आता है। इनके कहे हुए आधे अल्फाज अपने तलफ़ुज़ की वजह से सुनने वालों के सरों पर से गुजर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि उर्दू में मैं खुद भी आइज़क बेल का तलफ़ुज़ बिगाड़ बैठी हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम जरा अनोखा है। पाकिस्तान से अमेरिका तक जूं का तू रहा है। तुम बोल रही हो ये मेरा नाम नहीं, उर्फियत है। मैंने धीरे से तसी की। बद्रीनाथ से श्याम के घर में मुलाकात होने से शुरू होने वाला वो दिन इब्तिदा ही से खुशगवार साबित हुआ था। उससे पहले मैं खुद को न्यूयॉर्क में एक पिंजरे का कैदी महसूस कर रहा था, जिसके लिए होटल के कमरे से बाहर कोई राह नहीं थी। अपने खिलाफ अखबारात में और नशरियाती ज़राए पर किसी भरपूर सरकारी मुहिम के आगाज के खौफ से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अमेरिका में हमारा वक्त होटल बदल बदल कर कमरों में महबूस रहकर गुजर जाएगा। मगर हालात ने अचानक ही एक भरपूर करवट ली थी। मुझे धमकियां देने वाला किसी को यह बावर कराने में कामयाब नहीं हो सका था कि मैं अमेरिकी हुकाम की आंखों में धूल झोंक कर न्यूयॉर्क पहुंच चुका था। मुझे खौफजदा करने वाला खुद दहशत ज़दा होकर न्यूयॉर्क में अपने दफ्तर से भाग निकला था। इसके ज़हन में ब्लैक डैड के खिलाफ सख्त इंतकामी जज्बा जड़ पकड़ चुका था और वीरा इसके दफ्तर में लिली बर्नार्ड उर्फ जेनी का पता चला चुकी थी। बंदगली में मुझे यकबयक कई रास्ते नजर आने लगे थे और इनमें से हर रास्ता कामयाबी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। नाकामी और खिफत बस वही थी जो मुझे वीरा के हाथों उठानी पड़ी थी। वीरा के लिए इस वक्त आइज़क बेल से ब्लैक डैड तक सारे हरीफ कीड़ों मकोड़ों की तरह हकीर होकर रह गए थे। वो अपनी सबसे बड़ी कामयाबी पर नाज़ा और अपनी धुन में मगन थी। वो अपने हरकत और संकनात से इस वक्त भी मुझे चिढ़ाने बल्कि उकसाने की कोशिश कर रही थी। मैं इसकी तरफ से बेखबर नहीं था। कन्नकी उसे बार बार उसका जायजा ले रहा था, मगर बज़ाहिर उसे नज़रअंदाज करके टेलीविज़न के रंगीन और मुतहर्रिक स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था, जिस पर किसी भी लम्हे कोई बड़ी खबर आ सकती थी। मैंने आइज़क बेल को यह बता करके मैं उसकी बेखबरी में उसके दफ्तर का जायजा ले चुका था, सफेद झूठ बोला था। उसने मेरे झूठ को सच समझकर अहमकाना अंदाज में वीरा को सचमुच ये मौका फराहम कर दिया था कि वो इसके दफ्तर में घुस सके। आइज़क बेल की इस बुखलाहट की बिना पर मुझे पूरा यकीन था कि वो रिंग्स के दफ्तर से फरार की राह इख्तियार करने के बाद एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठेगा। फौरी तौर पर अपने मुजरिम यानी ब्लैक डैड को उसके कैफे किरदार तक पहुंचाने की किसी भरपूर साजिश की तैयारी शुरू कर देगा। लेकिन वीरा भी इसहाक घंटी के दफ्तर में अपनी एक दोस्त जेनी का जिक्र कर चुकी थी। जेनी कौन थी, कहां से आई थी और वहां कब से काम कर रही थी, यह हमारे लिए अहम नहीं था। लेकिन अहम बात यह थी कि वीरा की वो दोस्त बन चुकी थी। हार्लिम ब्लैक डैड का गढ़ था। वीरा मुझे बता चुकी थी कि सफेद फाम माँ और स्याह फाम बाप का वो बेटा अपनी माँ के रंग रूप पर गया था, लेकिन मुरूसी तौर पर कालों में घिरा रहकर खुश रहता था। हार्लिम में हिटन के शुमाल में ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू के दरमियान कालों का वो मखसूस इलाका है जो अमेरिका जैसे नो आबादियाती मुल्क में भरपूर तारीखी विरसे का मालिक होने के बावजूद गुर्बत, इफलास, बेरोजगारी, गंदगी और जराइम परवरी के एक जरखेज मरकज के तौर पर पहचाना जाता है। हार्लम की सड़कों पर और गलियों में हर वक्त आवारा गर्द और नशेबाज लड़के लड़कियों के गोल मंडलाते रहते हैं, जिनके सफेद फाम आमतौर पर लूट मार का आसान निशाना साबित होते हैं। हार्लम में दिन के औकात में जराइम की रफ्तार बहुत सुस्त रहती है, लेकिन शाम का धुंधलका फैलते ही वह जराइम पेशा अफराद का राज हो जाता है। आबरूरेजी और नकद रकम से कीमती अशिया तक की राजनी इस इलाके के मकबूल और मुस्तनद जराइम है। मैनहट्टन बल्कि पूरे न्यूयॉर्क के दूसरे इलाकों से हार्लम इसी कदर मुख्तलिफ आबादी है कि वहाँ इस जमाने में इक्का दुक्का ही बुलंद इमारतें नजर आती थी। फलकबोस इमारतों के जंगल में हार्लम का सपाट और गरीब ज़दा इलाका हर नो वार्ड पर मजलूमियत और हसरत और यास का ऐसा गहरा असर डालता है कि बेख्तियार न्यूयॉर्क के कालों से हमदर्दी होने लगती है। खुदा तरसी और इंसान दोस्ती का यह शहर उस वक्त टूटता है जब किसी वीरान नुक्कड़ पर मुंह से शराब के भभके उड़ाता हुआ कोई स्याफाम नौजवान गन पॉइंट पर नौवार की जेबें खाली कराने के साथ घड़ी तक उतार लेता है। इस तजर्बे से गुजरने के बाद लुटने वाले
हर सियाफाम को वैसा ही तुंदहू, दुरुस्त रू और बदगो समझने लगते हैं। आज बहुत इन्हिमाक के साथ टेलीविजन देख रहे हो। तवील खामोशी के बाद वीरा ने ही सकूत तोड़ने में पहल करते हुए जुबान खोली। क्या बालगों के किसी प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे होते हुए ऐसे प्रोग्रामों का इंतजार कौन कर सकता है? मुझे तंज करने का मौका मिल गया। वो बहुत चालाक थी, अपनी जात के कमजोर पहलुओं को जरा देर के लिए भी मौजूद सुखद नहीं बनने देती थी। रिठाई से बोली, मुझे मालूम है कि तुम हार्लिम की इस छोटी सी खबर के मुंतजिर हो जो रात गए तक वहां कत्लेआम का समा बांध देगी।